कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा हे यांचे शीर्षस्थ नेते खाली खाली डोकं वर पाय। रशियामध्ये पुतीनची होते तशी हे पुतीन बाबा नवीन तिकडे बसतील। रामनाथ कोविंद जी और मैं भी, हम लोग नाली के कीड़े थे एक समय में। अब की बार नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके लिए लाई हूं आपका अपना शो सवाल पब्लिक का। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाई लेवल कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अच्छा होता कि अब एक साथ चुनावों की मेरिट पर बहस होती, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक बयान से दूसरी ही बहस उठ खड़ी हुई है। उद्धव ने कहा है कि जैसे रूस में होता है वैसे भारत में भी पुतिन बाबा बैठ जाएंगे। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोविंद को सबसे बड़ा कलंक समझता हूं। ये संविधान नहीं होता तो कोविंद नहीं होते। कोविंद और मैं नाली के कीड़े थे। पूर्व राष्ट्रपति के बारे में इस तरह के शब्द। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी के 400 पार नारे से घबराकर शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है? उधर सीएए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से देश में चोरी, डकैती, रेप बढ़ेंगे, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जो शरणार्थी 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें लेकर क्या ये केजरीवाल की हेट स्पीच नहीं है? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि केजरीवाल अपना आपा खो चुके हैं। उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने और हिंदू शरणार्थियों को के ऊपर ऐसा बयान देने की केजरीवाल की सोच को लेकर सवाल उठाया। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी के रिफॉर्म के विरोध में इंडिया अलायंस के पास सिर्फ गाली की भाषा बची है? क्या विपक्ष के पास मोदी के सामने कोई ऑल्टरनेटिव विजन नहीं बचा है? कोई दलील नहीं बची, कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या जब नरेंद्र मोदी के पास 400 पार सीटों के टारगेट को हकीकत बनाने के लिए एजेंडा है, तब विपक्ष उन्हें पुतिन जैसा बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? क्या मोदी का पुतिन बताकर 400 पार से रोक लेगा इंडिया अलायंस? यही है आज सवाल पब्लिक। अरविंद केजरीवाल ने सीएए के विरोध के लिए देश में कानून व्यवस्था बिगड़ने और भारत के लोगों का रोजगार छीनने का हवाला दिया, लेकिन लोगों के रोजगार को लेकर उनके कमिटमेंट पर सवाल उठाती एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास से 350 मीटर की दूरी पर सर्व शिक्षा अभियान के ये शिक्षक 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि 2 साल से इनकी सैलरी अटकी हुई है। इनका कहना है कि केजरीवाल को अपने राज्य के लोगों के रोजगार की कोई फिक्र नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सीएए को लेकर रोजगार छीनने का डर दिखाना बस केजरीवाल का बहाना है? क्योंकि उन पर तो आरोप है कि उनके राज्य में ही सैलरी तक अटकी हुई है। लेकिन सीएए के खिलाफ केजरीवाल के बयान पर अमित शाह का जवाब आपको सुनवाऊं, उससे पहले आपको वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ उद्धव ठाकरे का ये बयान सुनवाना चाहती हूं। 400 पारचा नारा देऊन देशाची घटना बदलून हुकुमशाही आणण्याचा यांचा डाव आहे। वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय? अजून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका घेत नाहीयेत, अजून काश्मीरच्या निवडणुका घेत नाहीयेत। 5 वर्ष होऊन गेली काश्मीरला। वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे याच्या पुढे फक्त अध्यक्षांची निवडणूक होईल। जशी रशियामध्ये पुतीनची होते तशी हे पुतीन बाबा नवीन तिकडे बसतील आणि संपूर्ण विल्हेवाट लावून टाकतील, पोलिसांची वाट लावतील। जसं पुतीन
न्यायमूर्ती नेमतात तसे हे आपल्या देशातले न्यायमूर्ती नेमायला लागतील. कमाल है भाई, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो मोदी पुतिन बन जाएंगे. आपको क्यों ये भरोसा नहीं हो रहा कि चुनाव में मोदी को आप हरा भी सकते हैं, और अगर आप हरा कर अब विपक्ष से सत्ता पक्ष बन गए तो शायद एडवांटेज आपकी तरफ आ जाए. क्यों मोदी का 400 पार का नारा आपको ऑटोक्रेसी का डर दिखा रहा है? आप यूपी में अखिलेश यादव के 80 हराव को तो डेमोक्रेटिक मानते हैं, लेकिन मोदी के 400 पार पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? आखिर क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी लगभग ऐसी ही है. बार बार चुनाव से सरकारें मुस्तैद रहती हैं. वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई संवैधानिक समस्याएं हैं, लेकिन सबसे खराब यह है कि सरकारों को जनता के गुस्से की चिंता नहीं होगी. ये भारत के संघीय ढांचे की सूली होगी. ये भारत को एक पार्टी के देश में बदल देगा. अरे भैया, ये क्या बात हुई? जनता अपना गुस्सा तो 5 साल में एक बार भी दिखा ही सकती है, और अगर जनता को विकल्प दिखेंगे तो एक पार्टी को ही क्यों जनता चुनेगी? यहां मैं ये भी बताना चाहती हूं कि कोविंद कमेटी में शामिल 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है. अब तक भारत में एक साथ हुए चुनाव के आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे आर्थिक वृद्धि में 1.5% तक का इजाफा हुआ है. यही नहीं, इससे महंगाई भी घटती है. इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा चुनावों में स्कूल टीचर्स की तैनाती रहने से बार बार चुनाव का शिक्षा पर खराब असर पड़ता है, और बार बार इलेक्शन में पुलिस ड्यूटी से क्राइम रेट बढ़ता है. एनके सिंह ने अपनी रिपोर्ट कोविंद कमेटी को सौंपी थी. कोविंद कमेटी ने आज ही राष्ट्रपति को मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट वाली इस रिपोर्ट के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है. सवाल यह है कि क्या मोदी का विजन ही विपक्ष को परेशान कर रहा है? मसलन वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा मोदी ने अगर सीएए से आजादी के फौरन बाद हुआ वादा पूरा किया गया तो केजरीवाल को उसमें रोजगार और क्राइम की समस्या दिख रही है. लेकिन केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने कैसे एक एक कर जवाब दिया है, ये आपको सुनवाते. अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे. नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहाँ है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई. सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं. पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं? सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी. चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर. उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं. सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है. 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है. और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है. वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे. केजरीवाल के बयान के बाद शरणार्थियों ने भी आज केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर हुआ. केजरीवाल ने इस विरोध प्रदर्शन को कुछ पाकिस्तानियों का हुड़दंग कहा है, लेकिन जिन्हें केजरीवाल पाकिस्तानी हुड़दंगी कह रहे हैं, उनके बयान आपको सुनवाना चाहते हैं. आए दिन कभी डाकू बोल देता है, कभी चोर बोल देता है. ये डाकू नहीं है. 12 साल से ना कोई डकैत, ना कोई चोरी, ना कोई गलत काम. मेहनत करके खाना,
जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं उनका माफीनामा इन्हें मांगना चाहिए। हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीना हमारा हुकूक? डूब के मर जाना चाहिए इसे शर्मनाक बयान से, डूब के मर जाना चाहिए इसे शर्मनाक बयान से। हमें इतना दुख हुआ है जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? सवाल पब्लिक का आज है, क्या सीएए और वन नेशन वन इलेक्शन के मोदी के विजन से डरकर उद्धव ठाकरे जैसे नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं? हिंदू शरणार्थियों से केजरीवाल को दिक्कत, लेकिन रोहिंग्या घुसपैठियों से नहीं। क्या वोट बैंक की ये पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक नहीं है? क्या देश के लिए मोदी का एजेंडा उन्हें अब की बार 400 पार करा देगा? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किशोर तिवारी नेता हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दानिश कुरैशी प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो रवि श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूं, आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू शरणार्थी जो हैं वो रेप और क्राइम को बढ़ावा देते हैं? और सवाल आज गृह मंत्री जी ने उठाया है, पूछा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? और एक बार फिर से ये लोगों को डराने का काम आप नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ भी मोदी करे तो या पुतिन बाबा या फिर कि भाई रेप हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। सवाल आज ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कितनी दूर तक ले जाएंगे? नाविका जी, पहली बात तो ये कि रोहिंग्या शरणार्थियों को या बांग्लादेशियों को अरविंद केजरीवाल तो नहीं लेके आए थे भारत में। सरकार किसकी है, कौन है सरकार में, केंद्र की सरकार किसकी है, उसकी एजेंसियां किसकी हैं, कैसे आए वो लोग, कब आए वो लोग, क्यों आए वो लोग, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। इसमें अरविंद केजरीवाल का तो कोई दोष नहीं है। आपने पूरी स्पीच पढ़ सुनी अरविंद केजरीवाल की, स्पष्ट शब्दों में कहा है होम मिनिस्टर दुनिया भर की बातें करते हैं मगर जो मुद्दे की बात अरविंद केजरीवाल ने कही उसका जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाई 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, अगर 1-1.5 करोड़ लोग और यहाँ पे घुस आए तो वो आएंगे रहेंगे कहाँ पे? नौकरियां किसकी छीनेंगे, किसकी शिक्षा का अवसर छीनेंगे, कैसे आपके घरों के सामने झुग्गियां बना करके ठहरेंगे यहाँ पे? और पहली बात, जो आएंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन बताएगा कि वो कहाँ के, उनकी क्या वहां पे बैकग्राउंड थी, क्या काम करते थे? अपराध बढ़ेंगे यहाँ पर देश के अंदर, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, चाहे रेप हो, रॉबरी हो और तमाम राइट्स हो, वो यहाँ पे भड़केंगे। तो ये बिल्कुल सही बातें कही है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। कहते हैं 31 दिसंबर के पहले के लोगों को हम गिन रहे हैं, अरे 31 दिसंबर के बाद वालों को गिनने के कौन रोकेगा आपको? आपको तो वोट बैंक ही बनाना है ना अपना। वो वोट बैंक, जहां आपको वोट नहीं मिलते वहां पे उनको बसाएंगे, वहां पे उनके सेटअप बनाएंगे और वहां का वोट बैंक अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। शायद इस इलेक्शन में नहीं, अगले वाले के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये है उनकी नीयत। और होम मिनिस्टर ने जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया है, और जो अरविंद ने कहा है वो सच्ची बातें कही है बिल्कुल। चलिए रवि श्रीवास्तव जी, आप कितने अनइन्फॉर्म्ड हैं ये इस बात से पता चलता है, और केजरीवाल जी को भी शायद इस बात का पता करना चाहिए कि 1.5-2 करोड़ लोग आ जाएंगे तो कहां रहेंगे। अरे भैया, ये लोग तो आ चुके हैं, ये आ चुके हैं और 2014 से पहले आए थे। तो इसमें तो गलती मोदी सरकार की भी नहीं है, मोदी सरकार की भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब ये सारे जो इन्होंने अपने दुख दर्द और ये बातें बताई हैं कि नौकरियां कहां से आएंगी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि खुद जो नौकरी की टीचर्स हैं उनको तो ये तनख्वाह दे नहीं पा रहे। सुधांशु जी। देखिए नाविका जी, पहले मैं बताना चाहता हूँ रवि श्रीवास्तव जी उस पार्टी के हिमायती हैं जो नेता दावा करता मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ। ये IIT ग्रेजुएट है ना केजरीवाल,
ये कह रहे 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहां हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिलाकर। और सुनिए अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। यह है पढ़ा लिखा आदमी। देखो कैसे झूठ बोल के दुनिया को क्या भ्रम में डालने की कोशिश करते। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने चतुर सयाने हैं जो बोलने की जो बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से पैसा, सुनिए आपने कहा 1,000 रुपए दिल्ली में हर महिला को देंगे। आपने वेरीफाई किया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या हैं उनको नहीं देंगे? आपने वेरीफाई किया है क्या? ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या सबको देंगे? या आप ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कि दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, जबकि श्री प्रकाश जायसवाल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम यूपीए सरकार में क्लब हाउस पे बोल चुके हैं कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। कब? यूपीए सरकार के समय 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन की तरह है। 2005-6 में, अपनी सरकार नहीं कोट कर रहा हूं, 2006-7 में असम के गवर्नर ने कहा कि हर दिन 5,000 लोग आ रहे हैं। तो या तो केजरीवाल बोल दें कि बांग्लादेश का एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या यान नहीं है, या फिर कहें कि जो 1,000 रुपये दे रहे हैं वो उनको भी दे रहे हैं। गजब है साहब, सरकारी खजाने से देने को तैयार है उन्हें, और यहां पे कहेंगे आके लूट लेंगे। और इससे एक और बात साफ हो गई नाविका जी, कि इनको सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। यह भी साबित हो गया। मैं आपको 1 दर्जन इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट टेरर में आया। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से लेके आसाम की घटना से लेके जयपुर का ब्लास्ट 2008, मुंबई के आजाद मैदान की घटना 2012, हैदराबाद के ब्लास्ट। एक उदाहरण बताइए जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई का आया हो। मैं चुनौती से कहता हूं। और यह बताइए, आपकी तो पंजाब में सरकार है, बताइए कितने बलात्कार के आरोपी, कितने डकैती के आरोपी, चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं। ये लोग हैं जो देश की अस्मिता पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी घृणा देश के टुकड़े करके रहीम को पैरोल पे कौन छोड़ता है हर 2 महीने में? चलिए डिबेट को गुमराह मत करिए, डिबेट को गुमराह मत करिए रवि जी। जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने चाहिए, या माफी मांगे 2.5 करोड़ की फिगर के लिए। बिल्कुल। और ये सवाल जो रोजगार का है, ये रोजगार का सवाल, तो मैं कहूंगी कि इसके लिए तो आपको सैलरी जिनको नहीं दी है, कम से कम उन शिक्षकों से पूछना चाहिए वो किस तरह बैठे हैं। अब किशोर तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, किशोर तिवारी जी, कोई रिफॉर्म हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का हटाना हो, इसके आप भी हिमायती थे, लेकिन अब आपके वो कहते हैं ना रसोइयां अलग अलग हो गई हैं, शिवसेना की और बीजेपी की, तो अब आपको दिक्कत है कि भाई अब 370 क्यों हटा दिया मोदी ने। उस पर भी आपने कह दिया कि ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है। सवाल इस पर भी है कि आज बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्र हिंदुत्व लगता है उद्धव ठाकरे को, इसीलिए शायद क्योंकि रसोई अलग अलग हो गई है, खाना अलग अलग पकता है। अब जब तक साथ था, साझा था, तब तक ये हिंदुत्व और वो हिंदुत्व दोनों सही था, साथ में जी रहे थे। लेकिन अब तो कहना ही है कुछ ना कुछ। और अब वही मोदी जिनके साथ आपने इतने साल अपना साथ निभाया बाला साहब ठाकरे के समय से, अब वही मोदी, वही बीजेपी आपको पुतिन बाबा लगने लग गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर रिफॉर्म में, हर चीज में अब सब गलत ही दिखता है, काला ही दिखता है, चश्मा बदल गया है या नियत? और कुछ बोलना है तो बोल लो, और कुछ बोलना है तो बोल लो। मैं सुधांशु जी को एक बात बताता हूं कि सुधांशु जी, ना ही तो हमारा हिंदुत्व बदला है, ना ही तो हमारे विचार बदले हैं। आज देश में माहौल ही ऐसा कुछ है कि आत्ममुग्धता के वजह से मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं तो देश का संविधान खतरे में आएगा, ऐसा आम आदमी बोलता है। और आप भी देख रहे हैं कि कैसी कार्य पद्धति से वो जा रहे हैं। आपके पार्टी में तो प्रजातंत्र खत्म हो गया,
उद्धव जी इतना करते हैं कि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। इनको अनंत हेगड़े जी ने क्या बता दिया कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 के ऊपर लोग चाहिए। मुझे एक बताइए, आपकी पार्टी 40 पार्टियों के गठबंधन के अंदर 270 जगह पर सीरियसली लड़ रही है, आपको 370 सीटें कहां से मिली? और आपके पास ये शाम को बैठ के हिसाब कर लेना, 270 सीट पे लड़ने वाली पार्टी 370 सीट पे को पार कैसे करेगी? और 400 पार तो आप होने वाले नहीं है। अभी अभी उद्धव जी यवतमाल में आए थे, दोपहर के वक्त उनकी सभा में 40,000 की जनता थी। और सुधांशु जी, हमारा विरोध भाजपा की विचारधारा से कभी नहीं था। जिस प्रकार से आपने शिवसेना को ट्रीटमेंट दी, जिस प्रकार से आपने बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पदच्युत किया, हम उससे आहत है। हमें मोदी जी की कार्यपद्धति, अमित शाह की कार्यपद्धति, इनसे विरोध है। हमें नितिन जी से कहाँ विरोध है? सुधांशु जी, तुमसे कहाँ विरोध है हमको? तुम तो इतने मेधावी और सुंदर प्रवक्ता हो, झूठ झूठ बात भी बहुत दबा के बोलते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल के अंदर किसान बड़े परेशान। किसानों को जो वादे दिए थे वो नहीं उतरे सही। मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे तुम्हारी साख उतर नहीं पाई। आर्थिक नीतियां ग्रामीण व्यवस्था पे चली। तो इसीलिए ये देश पुतिन बाबा का देश बन जाएगा। इसीलिए सुधांशु जी, अब आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट, मैं एक बात नहीं, जो 60 सेकंड है उससे ऊपर 60 सेकंड दे चुकी हूं, अब जवाब सुन लीजिए। इतना तो बोला, मुझे एक थोड़ी बात बोल लेते तो क्या हो? मैंने कहा बोला, जो बोलना था वो तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला। नहीं, पुतिन बाबा इसलिए बोला कि हालात ऐसे बने। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, बहुत जानते हैं इन्होंने क्यों कहा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत से अपने को क्यों अलग कर लेते हैं। मुझे याद है, कोई जाके चेक कर सकता है, बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू था 90 के दशक में। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं यह आरोप गलत है। एक पॉज लेते हैं, पत्रकार को लगता है सफाई देंगे। बाला साहब ठाकरे क्या कहते हैं? यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे वो थे जो कहते हैं 6 दिसंबर 92 के बाद कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे उस पर गर्व है। जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता 6 दिसंबर 92 की रात डिफेंसिव थे और रात को 11:15 बजे रेडियो पर मैंने स्वयं सुना था बाला साहब ठाकरे जी का बयान। हम उन बाला साहब ठाकरे के साथ थे। और बाला साहब ठाकरे तो वो थे कि जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मुंबई के दंगों में आरोप लगा रही है कांग्रेस, जिसके साथ आप खड़े, कांग्रेस कह रही है कि बाला साहब ठाकरे का हाथ है। कांग्रेस ने श्री कृष्णा कमीशन बनाया था जिसमें बाला साहब ठाकरे के लिए कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था? हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। और अब अगर उद्धव ठाकरे आकर गोमूत्र की बात करने लगे तो छत्रपति शिवाजी के महाराज की विरासत का दावा करने वाली वो पार्टी, जिस छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राख्यो स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राख्यो दूनी में, जिन्होंने दिल्ली दल को दबाकर अपना दुगना स्टेटस बना के रखा, आज इटली दल से इतना दब गए कि गोमूत्र को मजाक का मुद्दा बना लिए। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत से तो खुद ही छूट गए, हमें छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ी, आपने खुद अपने को छोड़ दिया, जनता की नजर से उतर गए। अब मैं कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं, दिखाना चाहती हूं डिबेट के बीच में। ममता बनर्जी, एक मिनट, ममता बनर्जी को चोट लगी है। तृणमूल कांग्रेस के हैंडल से ये कुछ ताजा तस्वीरें ट्वीट हुई हैं जिसमें ममता बनर्जी को चोट लगी है और कहा जा रहा है माइनर इंजरी है, छोटी सी इंजरी है। तस्वीरें अगर हम जल्दी से स्क्रीन पर दिखा दें अपने दर्शकों को, माइनर इंजरी बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तबीयत ठीक है, बस प्रार्थना में, कीप हर इन योर प्रेयर्स, मतलब
प्रार्थना करिएगा, लेकिन माइनर इंजरी बताई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त मेरे हाथ में है, स्क्रीन पर आने में कुछ समय लग रहा है। ये मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी इन तस्वीरों पर जूम इन करें, और ये तस्वीरें यहाँ मेरे हाथ में है जो ममता बनर्जी के माथे पे कुछ चोट लगी है और थोड़ा सा खून बह रहा है। उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अस्पताल का बेड नजर आ रहा है और कुछ चोट लगी है। ये इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से, कलकत्ता से। कारण क्या है हम इसका भी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन पूछना चाहती हूं आज अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, हर बात पर कुछ भी होता है तो कहा जाता है कि कानून खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, हमारे देश का लोकतंत्र चला गया। आर्टिकल 370 मैंने बताया, ये कांग्रेस का वायदा था, पूरा नहीं किया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार ने किया तो कानून खतरे में आ गया, हमारे देश का संविधान खतरे में आ गया। जीएसटी आपका वादा था, नहीं पूरा किया, मोदी जी ने कर दिया, फिर संविधान खतरे में आ गया। कोविड की वैक्सीन बनी और लोगों को दिया गया, फिर संविधान खतरे में आ गया। यहां तक कि अब सीएए है, फिर संविधान खतरे में है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का तो अभी ढांचा भी तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट है एक्सपर्ट कमेटी की, वो राष्ट्रपति जी को दिया गया है। तो ये कह रहे हैं उदित राज जी के पूर्व राष्ट्रपति जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ओहदे तक पहुंचे इस देश में, कह रहे हैं हम तो सब गंदी नाली के कीड़े और मैं उनको मानता हूं कि वो कलंक है इस देश का। ये शब्दावली है। मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी, जीतना है तो मैदान में लड़के जीत जाइए, हरा दीजिए मोदी को। ये इस तरह की भाषा, इस तरह का डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है? नाविका जी, हम तो जीत मैदान में ही हमेशा जीतते हैं। देखिए, ये जो अभी आप सीएए की चर्चा ज्ञानी प्रवक्ता महोदय कर रहे थे सुधांशु जी, ये एक्चुअली में संविधान पर धर्म का प्रहार है। दिक्कत इससे है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, इस संविधान पर धर्म का प्रहार है। दिक्कत इससे है, आपने कहा कि हम भारत का आर्टिकल 14 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भी असमानता नहीं हो सकती, उसको नहीं बांट सकते। लेकिन केवल चुनावी एजेंडा बनाकर, पॉलिटिकल विंडक्टा लेकर चुनाव, आप घबराए हुए हैं एनडीए गठबंधन से, पूरे देश में आपकी हालत ठीक नहीं है, तो मुद्दों से भटकाने के लिए सीए को इस वक्त लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और 200 साल पुराना वो बैंक जो था, जो जिसकी साख थी, उसकी साख खत्म हो रही थी, 160 करोड़ का एक घपले का मामला आ रहा था, लेकिन जब फटकार लगी तो उसे देना पड़ा। तो मुद्दों से मत भटकाइए। आपने कहा साहब मुसलमान क्यों नहीं, भाई मुस्लिम भी तो भारत का नागरिक है, संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है सबको, लेकिन उनके लिए कहा कि मुस्लिम साहब मुस्लिम देशों में चले जाएंगे। बौद्ध तो बौद्ध, पारसी, ईसाई, तो क्या ईसाइयों के देश संसार में नहीं है? 57 कंट्री अगर मुस्लिम्स की हैं तो 100 कुछ कंट्री ईसाइयों की, 196 कंट्री में से। और अगर बौद्धों की जहाँ तक बात है तो आपने देखा होगा कि म्यांमार, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ सब जगह बौद्ध हैं, तो बौद्ध यहाँ भी चले जाएंगे। भारत ही में ही सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन चूंकि आपका एजेंडा है, आपने 19 के कानून को अधिनियम बना के 2024 में चुनाव से पहले, ये तो टाइमिंग है आपका, बहुत खूबसूरती से मुद्दों को भटकाइए। और देश की जनता को एक नारा इन्होंने दिया कि सबका साथ सबका विकास, और ये नारा ये सही नहीं है। ये नारा इनका असली ये है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। अब आप सीए पे आ जाइए। सीए के बाद ये जो आपने अभी मुद्दा आज आपका था, 18,626 पेज की रिपोर्ट जो वन इलेक्शन वन नेशन की सौंपी गई है, चलिए रिपोर्ट तो सौंप दी, इससे सीधा सीधा भारत के संघवाद को खतरा है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा आ जाएगा। जो हमारे यहाँ नियम सिस्टम्स चल रहे हैं उनको अगर आप उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे महत्वपूर्ण, संविधान की बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। बार बार चुनाव कराने की लागत बचाने का तर्क को निराधार जो हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने एजेंडा चलाने के लिए अपने पोस्टर पर, अपने एड पर 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर देंगे जनता का टैक्स का पैसा,
और केवल इसके लिए आप कहेंगे कि बहुत निराधार पैसा खर्च हो रहा है, तो आपकी नीति और नियत देश हित की नहीं है। तो अजय वर्मा जी मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे छोटे से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 20 साल आप ऐसा क्यों करते रहे जब कांग्रेस की सरकार थी? 1947 से लेकर 1967 तक ये चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। आप करें तो ठीक ठाक, अगर अब सजेशन भी आ जाए तो कत्ल हो जाता है संविधान का। और सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये अजय वर्मा जी का जो तर्क है, उदित राज का जो तर्क है, इस तर्क में इतने छेद हैं, लेकिन कमाल है इनको दिखते नहीं। नहीं नविका जी, मैं बड़ा जिसको कहें कि इसको आश्चर्यचकित हूं कि हतप्रभ हूं कि क्या मैं कहूं। उदित राज को अगर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद न बना दिया होता तो ये व्यक्ति आज इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने लायक नहीं होता। शायद हम लोग टीवी पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। भारतीय जनता पार्टी की ये गलती है कि उदित राज जैसे व्यक्ति को टिकट देकर सांसद बनाया। और हमें तो नहीं, बिल्कुल कतई नहीं लगता, देश के किसी व्यक्ति को नहीं लगता कि रामनाथ कोविंद या उदित राज कीड़े मकोड़े जैसे। ये मतलब इस तरह की बात करके, लेकिन हाँ, उदित राज की जो मानसिकता है वो जरूर बहुत खराब है। वो किस तरह की है, मैं कम से कम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी कमाल की बात है, अगर आप कह रहे हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराएं, दुनिया में सभी देशों में अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। कोशिश यही होती है कि 4 साल 5 साल जिसका जहां जो कार्यकाल है वो हो। भारत में भी एक साथ ही चुनाव होना था। ये तो हमारे देश में नेताओं ने इतनी, जिसको कहें कि इतनी गड़बड़ियां की, उनके ऊपर जनता का भरोसा टूटा। हम मल्टी पार्टी सिस्टम में काम करते हैं, अलग अलग पार्टियों को मिला, छोटे बड़ी पार्टियों ने आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग का धंधा बना लिया, जनता का विश्वास टूटता गया और सरकार जो 5 साल चलनी थी वो नहीं चली। इसकी वजह से मध्यावधि चुनाव होने लगे और इसकी वजह से देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर साल कुछ राज्यों के चुनाव है। अब अगर उसको एक साथ करने की एक बात कही जा रही है तो आप कहीं तानाशाही आपको दिख रही है, कहीं आपको लग रहा है कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े हो गए। और देश के पूर्व राष्ट्रपति को ये कोई तरीका नहीं होता नविका जी। और मैं तो ये समझ नहीं पाता कि SC/ST एक्ट SC/ST पर नहीं लगेगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर लगाने के लिए होगा? ये भी कमाल की बात है कि मतलब कोई कहे कि ना, और इस तरह की टिप्पणी, ये तो और सब छोड़िए, जाति छोड़िए, सब छोड़िए, देश के पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो सुझाव आए हैं, ये बाकायदा सभी पॉलिटिकल पार्टी, देश के जो संस्थान है, उन सब से बातचीत के बाद आए हैं। मैं तो मानता हूं देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके प्रक्रिया करके, सारी तकनीकी दिक्कतें दूर करके तुरंत किया जाना चाहिए। मैं दानिश कुरैशी जी आपसे भी पूछूंगी, CAA हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, दोनों मुद्दों पर ओवैसी जी को बड़ा डर लगने लगता है। एक तरफ हो जाता है कि भाई मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ संविधान खतरे में आ जाता है। दानिश कुरैशी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये लोग 2014 से पहले इस देश के अंदर आ गए थे तो इस सरकार पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, हिंदू शरणार्थी हैं जिनके साथ जो पाकिस्तान में हुआ वो सब लोग बयां कर चुके हैं, जो अफगानिस्तान में, जो बांग्लादेश में हुआ वो सब बयां कर चुके हैं। किस तरह से उनकी संख्या घटती जा रही है, किस तरह से उनकी बहू बेटियां वहां महफूज नहीं है। अब कुछ शरणार्थियों को जो इस देश में आ चुके हैं, उनको अगर सिटीजनशिप दी जाती है तो आपको संविधान खतरे में नजर आ जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो डिक्टेटरशिप नजर आने लगती है। ये हर मुद्दे पर एक डर का माहौल कर देना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बावजूद इसके इस देश के वोटर इंप्रेस नहीं हो रहे आपसे। आप ये माहौल इस तरह का बनाते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो नाविका जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं या अफगानिस्तान की बात करते हैं, वो लोगों ने अपना मुल्क जो चुना वो मजहब के आधार पे चुना, जो मैं कई बार दोहरा चुका हूं। भारत ने अपनी पहचान धर्म के आधार पर नहीं बनाई। क्या मुझे बताइए, क्या देश
हमारा देश जो है वो हिंदूवादी है, क्या मुस्लिमवादी है, क्या क्रिस्तीवादी है, क्या बौद्धवादी है? नहीं, हम समानता में मानते हैं। अब समानता की जब बात आती है तो आप धर्म का आधार नहीं बना सकते। जब आप धर्म का आधार नहीं बनाते तो आप धर्म के आधार पे कानून भी नहीं बना सकते। जब कानून नहीं बना सकते तो धर्म के आधार से ना बाहर से बुलाने की बात आनी चाहिए, ना किसी को रोकने की। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक देखिए, सिटीजनशिप का कानून तो हमारे यहाँ था ही, वो तमाम लोगों के लिए था, मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, तमाम लोगों के लिए था। लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन है जो है, ये हमारे संविधान का जो एसेंस है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दूसरे नंबर की बात जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, देखिए आप आज नाराज मत होइएगा, आप बहुत नाराज होने वाली हैं मुझसे, लेकिन मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ नाविका जी आपसे इतना ही पूछ रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर मान ले और कल के दिन में उसके बाद मोदी जी ने यह कह दिया कि ओनली वन न्यूज चैनल और वन नेशन रह जाएगा, तो फिर हम कहां होंगे? विपक्ष में हम कहां बैठे होंगे? पक्ष में सुधांशु जी कहां बैठे होंगे और नाविका जी कहां बैठी होंगी? मैं शायद यहाँ हूँ। आप तो ये मान के चल रहे हैं, आप तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर वन लीडर हो तो वो मोदी ही होगा, आपका कोई चांस नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर वन चैनल रहेगा तो वो टाइम्स नाउ नवभारत ही रहेगा, बाकी चैनल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझ में जज्बा है लड़के जीतने का, आप में वो जज्बा नहीं है। डराते आप दूसरे को हैं, लेकिन डरे हुए आप खुद हैं। और आप कह रहे हैं कि अरे भाई मजहब पर कुछ नहीं होना चाहिए। कमाल है भाई, मजहब के नाम पर आपका शरिया पर्सनल लॉ चलता है, मजहब के नाम पर आपकी पार्टी है, मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड चलता है, लेकिन मजहब के नाम पर किसी भी शरणार्थी को नहीं अंदर आने देना चाहिए। सुधांशु जी, अब ये तर्क कैसा है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। 10 सेकेंड सुधांशु जी, चलिए बोल लीजिए। चलिए, सुधांशु जी ने आपको 10 सेकंड दिए। देखिए, दानिश जी ने जो बात कही, चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए दानिश जी, तब मैं पूरा जवाब आप करिए, चलिए खत्म करिए, चलिए। पहले आप लखनऊ याद आ गया। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, दानिश जी ने जो बात कही कि साहब इन्होंने ये कहा कि वहां जो लोग थे उन्होंने अपने आप चुना था, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां के रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, उन्होंने पाकिस्तान चुना था। अरे जनाब, आपको कुछ पता नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वहां के तो मुसलमानों ने पाकिस्तान को नहीं चुना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1946 की असेंबली में कांग्रेस जीती थी, खान अब्दुल गफ्फार खान जीते थे, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। यानी वहां का मुसलमान भारत के साथ रहना चाहता था। और याद करिए खान अब्दुल गफ्फार खान का दुखी होकर 1947 में बयान कि हमको भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। क्या बात करने लगते हैं? खैबर पख्तूनवा और गिलगित रहना नहीं चाहते थे, मुसलमान भी वहां नहीं रहना चाहते थे, हिंदू की क्या बात करें। मगर एक बात जरा गौर से समझिएगा, यहां के मुसलमानों ने बड़ी भारी संख्या में पाकिस्तान को वोट दिया था। आज का जो दक्षिण भारत है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बिल्कुल झूठ, मुस्लिम लीग, बिल्कुल झूठ। आपके पास वोटिंग राइट था, 30 में से 30 जीती थी 1940। अरे चुप रहिए, आप लगातार बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। झूठ बोल। अरे सुनिए, क्या बोल रहे हैं बिना वजह बीच में। अच्छा चलिए दानिश कुरैशी, आप जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए दानिश, अच्छा चलिए, अभी सच और झूठ पानी पानी हो जाएगा। अच्छा बताइए। अरे भाई मेरे को बताइए, सुनिए भाई बात पूरी। किसके पास था? क्या आम मुसलमानों के पास था? बताइए, आम मुसलमानों के पास था, सिर्फ एलिट क्लास के पास था। अब मैं जवाब दे दूं? ये आरोप लगा। अरे भाई मैं जवाब दे दूं? अब सुनिए, आप लगातार। चलिए दानिश जी, अब आपने अपना नहीं, आपने अपना पॉइंट बताया। अब सुधांशु जी का जवाब सुनिए, आपका फेडर डाउन। फैक्ट आ रहा तो आप परेशान है। मैं दानिश कुरैशी जी को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना न ढाका से चुन के आए, न चिटगांव से चुन के आए, न लाहौर से चुन के आए, न कराची से चुन के आए, न पेशावर से चुन के आए। जवाब तो दानिश कुरैशी, कहां चुन के आए? पूछना चाहता हूं। अभी देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होता। बोलिए कहां चुन के आए थे? अरे 20% लोगों ने वोट नहीं किया था, जो एलिट क्लास था उसने वोट किया था। उसके अलावा किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। दानिश कुरैशी के पास नहीं था, सुधांशु त्रिवेदी के पास था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति आप करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को अब इससे बाहर निकलना चाहिए।
देश को ये सोचने की जरूरत है। अरे पहले जवाब दो, कहां से चुन के आए थे? हमने तो आपका तमाम कहां से चुन के आए थे? जवाब दो। जवाब नहीं पता है तो आए मत करो मेरे भाई। सुनिए, धर्म आधार नहीं हो सकता भारत के संविधान। जिनकी पार्टी के नाम में धर्म है वो धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये इतनी अटपटी बात है। ओके, दानिश कुरैशी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। और किसी ने क्या नहीं किया, अरे सुन मेरे भाई, सुधांशु जी चला जा रहा है दानिश कुरैशी। सुनिए दानिश कुरैशी, सबके फेडर डाउन सुधांशु जी का जवाब। असेंबली कैसे चुनी गई थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी गई थी? भाई आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं तो शांति से बैठा था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट लिमिटेड था तो संविधान सभा कैसे चुनी गई थी? बोलो। क्यों आके कुतर्क करना शुरू कर देते हैं? अब मैं शांति से जवाब देना चाहता हूं। अब बहुत हो गया, अब आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप जवाब मत दीजिए, मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अब मैं इनको पूरी तरीके से बेनकाब करता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, 95% मुसलमानों ने वोट किया था और मुंबई का 95% मुसलमान नहीं चला गया पाकिस्तान। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं सरदार पटेल की बाइट सुना सकता हूं। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में उन्होंने कहा भारत में 3.5-4 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान बन गया, अब ठीक है, अब आप यहां रहना चाहते हो, शांति से रहो, जबकि हम मानते हैं कि एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया। कहो तो सुना दूं अभी बाइट, इसलिए ज्यादा मत बोलिए, शांति से बैठ के बात करिए। जो आप एकदम से बनने का प्रयास करते हैं कि साहब वहां पे उस जमाने में ऐसा नहीं होता। और मैं कह दूं, दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, वो आज की मुस्लिम लीग का संस्थापक है। और पीजे पोकर साहब 77 तक भारत की संसद में रहे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिमों के लिए पृथक इलेक्टोरेट मांगे। यह सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग में है, इसलिए बोलने से पहले शांति से सोच लिया करिए। अब मैं अजय वर्मा जी को जवाब देना चाहता हूं। 1 मिनट, अजय वर्मा जी का भी जवाब। सारे दर्शक मेरे भाई, को जाके चेक कर सकते हैं। पांच लोग दूसरी पार्टियों से हैं, बीजेपी से एक है, अब सुन लीजिए। हो गया जी, मैं जवाब दूं, रुक जाइए, वर्मा को जवाब दे दो आप। सुधांशु जी जवाब दीजिए। और जो मैं कहता हूं सारे दर्शक मेरे फैक्ट को जाके चेक कर लें। अब अजय वर्मा जी को कहता हूं, अरे भाई अपनी पार्टी का तो पढ़ के आया करिए। तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2014 में प्रस्ताव पारित करके कहा है कि बांग्लादेश से आने वाले किनको देना चाहिए? हिंदू और बौद्ध। अब सुनिए, असम कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव है 2015 का, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और बौद्ध को देना है। अब सुनिए, 18 दिसंबर 2003 को नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी जी से राज्यसभा के पटल पे कहा, कोई जाके प्रोसीडिंग में चेक कर ले कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख को देना है। अब अजय वर्मा जी जरा और गौर फरमाइएगा, 2003 में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने किया उसके लिए। और उस कमेटी के चेयरमैन जानते कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। और उसमें सदस्य कौन कौन थे? कपिल सिब्बल भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी को नागरिकता देनी है। और सुनिए अजय वर्मा जी, जरा गौर से सुनिएगा, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के पॉइंट नंबर 9 पे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी वालों को नागरिकता नहीं देनी है। अब बताओ, सब इतिहास भूल जाते हैं, याद है तो सिर्फ मोदी की खिलाफत, और सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या विपक्ष के नेताओं के बेतुके बयान ही उनके चुनाव हराने की वजह बन जाएंगे? मुकेश शर्मा का फरीदाबाद से सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी को घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर नहीं पता है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर मोदी जी पुतिन की तरह होते तो क्या आज देश में कोई दल मोदी जी के लिए अपमानजनक बयान दे सकता था? अजय छोटाई का पोरबंदर गुजरात से सवाल है, अगर मोदी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है तो मोदी को जनता जिता क्यों देती है? किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, मोदी को हराना चाहते हैं तो उनसे बेहतर नीतियां देश के सामने क्यों नहीं लाते? संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में सारी सुविधाएं देने वाली केजरीवाल सरकार को हिंदू शरणार्थियों से इतनी नफरत क्यों? रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए, कोई शरणार्थी जो भारतवर्ष में है उसको अरविंद केजरीवाल नहीं लाए हैं, उसको ये सरकार लाई है केंद्र की, जो यहाँ बैठे हुए जिसके मुखिया बयान दे रहे हैं। उनसे पूछिए सवाल इसका, अरविंद केजरीवाल उसके लिए क्या करेंगे? उनको तो जो दिया गया है, अगर रिफ्यूजी कैंप दिया गया है तो उसको सुविधा देनी है, नहीं तो क्या केजरीवाल उठा के उनको फेंका है बांग्लादेश में वापस?
ये उनका काम है क्या? कमाल है, कमाल है भैया। 2014 से पहले आए थे तो एक सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछ लेते रवि श्रीवास्तव जी, क्योंकि जिनके साथ आप अलायंस में बैठे हैं उनके समय के आए हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब भी दे रहे हैं। सुधांशु जी मैं जवाब देना चाहता हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनका वो वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जो दिल्ली सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाके कहते हैं अरे जब तक केजरीवाल यहां बैठा है चिंता मत करिएगा, इतना पैसा रहेगा वक्फ बोर्ड के पास, इतना पैसा रहेगा, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। वाह, उधर तो क्या दामने रहमत लुटाई जा रही है और यहां उन दुखियारों के लिए कहा जा रहा है कि वो लूटपाट करेंगे। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं नाविका जी, ये जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली की जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के एक ऑर्डर के द्वारा 133 प्रॉपर्टीज को करके गई थी, केवल उसका 10% जमीन छोड़ देंगे ना तो ये केजरीवाल जी का संकट ही खत्म हो जाएगा, कांग्रेस संकट ही खत्म हो जाएगा। मगर नहीं बोलेंगे ना, एक जगह तो देते जाना। आज मैं पूछना चाहता हूं, जमीन की बात करते हैं तो बिल्कुल सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। किसने दी है? सरकार ने दी है। और लेकिन कह रही उन दुखियारों के लिए जमीन नहीं है। बिल्कुल, मगर शरणार्थी अगर हिंदू सिख बौद्ध ईसाई हो तो दिक्कत है कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर बिल्कुल मासूम से सवाल, जानकारी ही नहीं, और कहना हमसे जवाब क्यों मांग रहे हो। सवाल है कि हर कुछ क्या वोट बैंक के लिए, और हर वक्त तानाशाही का जो एक सम्मान दिया जाता है सिर्फ मोदी के लिए। दम है तो चुनाव है, चुनाव में जनता का पूरा आप जीतिए उनका सपोर्ट और बन जाइए नेता और सत्ता पक्ष, लेकिन नहीं, बनाना है तो डर का माहौल, सवाल उठाने हैं तो पुतिन बाबा के, सिर्फ मोदी जी के लिए। ऐसा क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे दर्शकों लेती हूं इजाजत। नमस्कार।